गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए, इसके पहले तक के क्लास में हम लोग ने रेप्लिकेशन, ठीक है, और रेप्लिकेशन के बाद में डैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए का फॉर्मेशन तक की बातों को हम लोगों ने देखा था। यानी कि ये हमारा सेल और इस सेल के न्यूक्लियस में डीएनए से डीएनए बना, डैट मीन्स रेप्लिकेशन, और इस डीएनए से क्या बन गया, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गए। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आरएनए जो है वो 3 टाइप्स के, कौन कौन, तो टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए कितना परसेंट, टीआरएनए कितना परसेंट और आरआरएनए कितना परसेंट। जो टोटल आरएनए होता है उसमें टीआरएनए का परसेंटेज कितना होता है, एमआरएनए का परसेंटेज कितना होता है और आरआरएनए का परसेंटेज कितना होता है। ओके, सबसे ज़्यादा आरआरएनए होगा लगभग 80%, 80 to 85% ये अकेले हो जाता है। ये 10 से 15% हो जाता है, 10 से 12% होता है, और ये 2% तक रहता है, 2 से 5% तक। ओके, तो ये यहाँ तक आप याद रखो कि 2 से 5% तक, ये 85% तक, और ये 10 से 15% तक टोटल आरएनए का होता है, ठीक है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो है टीआरएनए का स्ट्रक्चर, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टीआरएनए का सीक्वेंस सबसे ज़्यादा पूछ देता है, ठीक है। तो एक टीआरएनए का जब एक आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, ये कोई भी तरह का आरएनए जो है वो इस डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तक की बातें हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक टीआरएनए का अगर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लेकर के चलें, तो ये टीआरएनए इस तरह से इस तरह से, इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, दिस इज द 5 एंड। इसी 5 एंड पर एमिनो एसिड अटैच होते हैं, एंड दिस इज द 3 एंड। क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करके एग्जाम में पूछ देगा कि यहाँ पर 5 एंड डाल देगा, ये यहाँ पर 3 एंड डाल देगा। दूसरा इसमें कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर इसका सीक्वेंस पूछ देगा, CA करके सीक्वेंस होते हैं, उस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। ये 5 एंड पोजीशन होता है, ये याद रखना है, और इसी 5 एंड पोजीशन पे एमिनो एसिड को ये कैरी करता है। टीआरएनए जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कौन कौन, एक लोडेड टीआरएनए, और सेकेंड टाइप क्या होता है, अनलोडेड, या लोडेड को ही बोलते हैं हम लोग चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए का मतलब क्या हुआ, टीआरएनए विथ एमिनो एसिड, यानी उसके ऊपर एमिनो एसिड है, दैट इज दी चार्ज टीआरएनए, यानी लोड है उसके ऊपर। तो किसका लोड है, एमिनो एसिड का है। दूसरा इसी का है, यानी अनचार्ज टीआरएनए। अनचार्ज टीआरएनए का मतलब हुआ कि नो एमिनो एसिड, एमिनो एसिड नहीं है, या अनचार्ज को ही हम लोग बोल देंगे अनलोडेड। यहाँ तक की बात हो गई। एमआरएनए जो है वो मैसेंजर है, मैसेज को कैरी करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि, और कहने का मतलब मैसेंजर एमआरएनए प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जितने भी तरह के जो आरएनए बने हैं, उस आरएनए को न्यूक्लियस से कहाँ आना है, साइटोप्लाज्म। दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस, हो गया। अब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने के लिए उसको ये आरएनए जो है कुछ प्रोसेसिंग करने का काम करता है। जो आरएनए बना है तो कुछ प्रोसेसिंग करता है अपने आप में, तो इसी को कहते हैं हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग। क्या बोलेंगे, आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो 3 तरह के आरएनए में प्रोसेसिंग होती है। कौन कौन सा, बता फटाफट।
क्या किए घर पे जाके, रिवीजन नहीं किए कुछ? आरएनए प्रोसेसिंग में 3 प्रोसेस इंक्लूड हैं। सबसे पहले होता है कैपिंग। कैपिंग कहाँ होते हैं? स्प्लाइसिंग सबसे लास्ट का पार्ट है। कैपिंग 5 एंड पे, उसके बाद में टेलिंग 3' पे, और तब स्प्लाइसिंग। कैपिंग, टेलिंग एंड आरएनए स्प्लाइसिंग। अब समझ गए बात को? अब आइए, ये जो आरएनए बना है, ठीक है, अब ये जो प्रोसेसिंग होते हैं कैपिंग का, टेलिंग का और स्प्लाइसिंग का, वो एक्चुअल में एमआरएनए के लिए है। पहले जो आरएनए बनता है एमआरएनए के लिए, उसको कहते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए। और इस हेट्रोजीनस आरएनए में जो तीनों प्रोसेस होंगे तब ये कंप्लीट कन्वर्ट होगा एमआरएनए में। अब ये जो प्रोसेसिंग करेगा तीनों चीज का, क्या क्या प्रोसेसिंग? स्प्लाइसिंग का, कैपिंग का और टेलिंग का, तब जाकर के यहाँ जो आरएनए बनेगा, अब ये एक मैच्योर एमआरएनए होगा। तो दिस इज द एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए से जब ये प्रोसेसिंग होगा तब जाकर के वो होगा कंप्लीट एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए। अब आइए, ये काम करता क्यों है एमआरएनए? कैपिंग का, टेलिंग का, स्प्लाइसिंग का क्यों कर लेता है? ये काम क्यों करता है आरएनए? बिना काम किए भी आ सकता था, कुछ तो रीजन होगी ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यही सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई चीज इसी तरह नहीं होता है, और खास करके प्लांट सेल कोई काम बिना जरूरत का भी कर लेता है। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्लांट सेल बिना मतलब का भी बनाता है, उसकी जरूरत नहीं है उसमें, लेकिन वो दूसरे को फायदे के लिए कर देता है। एनिमल सेल इतना चालाक होता है कि कोई भी चीज बिना जरूरत का करता ही नहीं, कोई भी काम एनिमल सेल। तो प्लांट के सेल में अभी ये भी रिसर्च का ये सब्जेक्ट अभी चल रहा है कि प्लांट सेल जो है वो हमेशा कुछ देने की टेंडेंसी से काम करता है। और हमारे अंदर अगर सेल्फिशनेस की जो टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो वो हमारी गलती नहीं, वो हमारे सेल में ही वो टेंडेंसी है। वो जो काम करता है सिर्फ अपने लिए करता है। हमारा सेल एक भी ऐसा चीज नहीं करता है। अब आप देखो ना, हमारा सेल अगर किसी चीज को सिक्रेशन भी कर रहा है तो उससे उसको नुकसान होने वाला, इसलिए वो अपने सेल से बाहर निकलता है। लेकिन प्लांट का सेल कुछ सिक्रेशन भी करता है तो वो दूसरे के फायदे के लिए करता है। तो सेल्फिशनेस का जो टेंडेंसी है वो हमारे सेल में ही है, वो हमारी गलती नहीं है। अब आइए आगे चलते हैं। तो ये तीनों काम क्यों करता है? सेल के अंदर ये समझो कि एक घर है, न्यूक्लियस क्या है? एक अलग घर है, ठीक है ना। इस घर से इस घर के कंपाउंड में आना है। यहाँ पे अलग एनवायरनमेंट है और यहाँ पे अलग एनवायरनमेंट है, और इसको न्यूक्लियस से ट्रेवल करके इस सेल के साइटोप्लाज्म में आना है। तो साइटोप्लाज्म का एंजाइमेटिक सिचुएशन, एंजाइमेटिक कंडीशन अलग होता है। आपको एक टर्म याद रखना चाहिए, एक टर्म होता है साइटोसोल का मतलब समझते हैं? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सेल। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यानी इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, दैट इज द साइटोसोल। अब इसी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस भी होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए, तो वो सारा एंजाइम कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। ऐसे आपका एनसीईआरटी बोल देता है 11th स्टैंडर्ड में कि ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में दोनों चीज इंक्लूड हो जाते हैं, साइटोसोल भी और सेल ऑर्गेनेल्स भी। बट एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन दी साइटोसोल, क्योंकि वो किसी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर नहीं होता है। कहाँ होता है? वो सेल के साइटोप्लाज्म के एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वो साइटोसोल में होता है। तो बहुत सारे एंजाइमेटिक सॉल्यूशन है यहाँ पर, और इस एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में ये एमआरएनए हमारा डिनेचर नहीं हो जाए, इसी के लिए ये क्या करता है? ये आरएनए प्रोसेसिंग करता है। अब आरएनए के प्रोसेसिंग में सबसे पहला जो काम होगा वह है कैपिंग का। तो कैपिंग में क्या होता है?
कैपिंग में 5 एंड पे बहुत सारे गुआनोसिन यानी गुआनाइलिक एसिड के फॉर्म में या गुआनिन जो है वो पॉलीमर फॉर्म में आ करके अटैच होते हैं। ठीक है, तो गुआनिन का यहां पर अटैचमेंट होता है 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का। कितने गुआनिन? 10 to 12। तो यहां पर ये हो जाएगा कैपिंग। अगर ये 5 एंड है और ये 3 एंड है तो इस रीजन पे यहां पर ये हो गया कैपिंग। समझ गए बात को? और उसके बाद में 3 एंड पे यानी कि यहां पर जो भी होगा GTP के फॉर्म में आके गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं वह गुआनिन का ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म यहां अटैच होता है। ठीक है, तो यहां पर गुआनिन, तो ये हुआ कैपिंग। और ये कितने? तो लगभग 10 to 12 ये मॉलिक्यूल। उसके बाद में है टेलिंग। तो 3 एंड रीजन जो है वो टेल है। समझ में आई बात? तो यहां पर टेलिंग में क्या होता है, इसी को बोलते हैं पॉली ए टेल। पॉली का मतलब बहुत, और किसका? एडेनिन का। तो एडेनाइलिक का यहां पर क्या होगा? पॉलीमर फॉर्म, यानी बहुत सारे एडेनाइलिक यहां पर आकर के ऐसे तो बोलता है 200 to 300 ये एडेनाइल जो है वो आकर के अटैच होते हैं, एडेनिन। समझ में आई बात? तो यहां पर आकर के अटैच हो जाएगा A और यहां पर अटैच हुआ G। तो G का कैपिंग होता है और A का टेलिंग होता है। अब mRNA जो बनते हैं वो 2 तरह के mRNA बनते हैं। हाँ, हो रही है। mRNA जो बनते हैं वो कितने? 2 तरह के। कौन कौन से? सिस्ट्रॉन के फॉर्म में सुना है नाम? वो किसके लिए है? पॉली वाला? ठीक है। और उसी के साथ साथ स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, तो इंट्रॉन्स एंड सिस्ट्रॉन। हाँ, क्या बता रहे थे? चलिए मेरा छोड़िए, आप ही बताइए, हम भूल चुके हैं। आप बताइए। एनसीईआरटी में भी वो चीज दिया हुआ है। mRNA जो बनता है, कुछ mRNA जो बना पहले पॉलीमर फॉर्म में बना। तो जो mRNA यहाँ पर मान लीजिए कि इस DNA से इतना बड़ा mRNA बना। mRNA का काम है मैसेज लेके जाना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किसके लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। ये इतना बड़ा mRNA जो है वो सारा का सारा mRNA प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नहीं है। इसमें से कुछ पार्ट जो होगा वो फंक्शनल होगा और कुछ पार्ट नॉन फंक्शनल होगा। तो जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ का पार्ट, ये A पार्ट फंक्शनल है, फिर ये C पार्ट फंक्शनल है और ये D पार्ट फंक्शनल है। ठीक है, तो नॉन फंक्शनल पार्ट कौन कौन सा है? तो नॉन फंक्शनल पार्ट यहाँ पर ये A है और ये B पार्ट है। तो ये स्मॉल a और स्मॉल b वाले रीजन को क्या करना होगा? निकालना होगा। और बाकी ये जो फंक्शनल पार्ट है इसको आपस में एक जोड़ करके एक जगह करना होगा। इसीलिए आपको मालूम है, जैसे आप जानते हो ना कि ये इंसुलिन कहाँ बनता है? कहाँ? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज के कौन से सेल में? क्यों बनता है बेटा ही सेल में? आई के सेल में क्यों नहीं बनता है? अरे हमारे आंख के सेल में क्यों नहीं बनता है? किडनी में क्यों नहीं बनता है पैनक्रियाज? किडनी का नेफ्रॉन है सेल, वहां भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनता है? स्टमक में भी बन सकता था, लीवर में भी बन सकता था, क्यों नहीं बनता है वहां? पैनक्रियाज में ही क्यों बनेगा इंसुलिन? और बाकी दूसरे जगह नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है?
कुछ तो होगा ना वजह, क्यों? चलिए वहां तक सोचे, आप पहले ही बताइए, ये जो फंक्शनल है इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। और जो नॉन फंक्शनल है इंट्रॉन। और जो नॉन फंक्शनल है या तो रिमूवल ऑफ नॉन फंक्शनल एमआरएनए, यानी रिमूव करते हैं हम लोग वो नॉन फंक्शनल पार्ट को, यानी वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं देगा, वैसे पार्ट को निकाल देता है एमआरएनए, उसी को कहते हैं हम लोग स्प्लाइसिंग। अब यहाँ से फाइनली क्या होगा कि ये यहाँ से ऐसे बनेगा और ये नॉन फंक्शनल पार्ट यहाँ से इस तरह हो जाएगा, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी पार्ट, और फिर यहाँ से यहाँ तक सारे फंक्शनल पार्ट हो जाएंगे, ये ए बी सी और डी सारे फंक्शनल एक जगह हो गए। तो सारे एक्सॉन को आपस में एक जगह होना और इंट्रॉन्स को निकाल लेना, यही कहलाता है आरएनए स्प्लाइसिंग। जब आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाएगी तब फाइनली ये जो बना, यानी सिर्फ एक्सॉन आ गए, दैट इज द एमआरएनए। अब यह एक मैच्योर एमआरएनए हुआ। कैपिंग का फंक्शन ये है और टेलिंग का फंक्शन ये है। आप देखना जो ट्रेन चलती है तो ट्रेन के आगे में सबसे आगे क्या होता है? इंजन। और सबसे पीछे में क्या होता है? गार्ड। गार्ड होता है ना, झंडी दिखाता है ना, यानी कंट्रोलिंग दोनों जगह से, आगे से और पीछे से। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस कहाँ है? या तो आगे या तो पीछे। सबसे सेफेस्ट पार्ट कौन है? बीच का। इसीलिए मुंबई में जो लोकल चलता है उसमें महिला डब्बा या तो सबसे आगे और सबसे पीछे ज्यादा रखता है, और जितना भी मेन जो डब्बा दोनों के कॉमन होते हैं वो बीच का होता है कि जाना भी हो तो सबसे पहले इनको जाने दो। अब देखिए, तो जब यहां से इस अलग एंजाइमेटिक सिचुएशन से एमआरएनए जब ट्रैवल करके बेटा इस साइटोप्लाज्म में आएगा, तो यहाँ के एंजाइमेटिक सिचुएशन अलग है, तो यहाँ पर इस ट्रैवल करेगा जब ये एमआरएनए यानी न्यूक्लियस को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आएगा, तो किसी तरह का डैमेजिंग ना हो, तो आगे में क्या है? कैपिंग। और फिर लास्ट का रीजन ना टूट के रह जाए अंदर, इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा रीजन क्या है? टेलिंग। तो आसानी से अच्छे से वो ट्रैवल करके इस साइटोप्लाज्म में आए और पीछे का भी हिस्सा एक साथ आए, इसी के लिए होता है कैपिंग एंड टेलिंग। और नॉन फंक्शनल पार्ट एक्सॉन जो है वह निकल एक जगह हो जाए और नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाए, इसके लिए करता है वो स्प्लाइसिंग। यहाँ तक की बातें हो गई। अब इस सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करके यह एमआरएनए आ गया। अब उसके आगे की चीजें देखेंगे। हाँ बताओ जल्दी से, पैनक्रियाज में ही क्यों बनता है? हमारा जन्म कैसे हुआ? जाइगोट से। जाइगोट कैसे बना? स्पर्म और ओवम से। ठीक, देखिए यहाँ पर स्पर्म 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेके आया और ओवम टोटल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ये लेकर के आया, है ना? स्पर्म और ओवम बने। अब स्पर्म और ओवम से क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट से क्या बन गया? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बन गया? ऑफस्प्रिंग। तो जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग, और फिर हम लोग मैच्योर या फिर एडल्ट फेज में आ जाते हैं। ठीक है? यहां से लेकर के यहां तक में सभी जगह सिर्फ माइटोसिस चलता है। क्या चलता है? माइटोसिस। एक छोटे से जाइगोट से, सिंगल सेल का जाइगोट जो है वो इतने बड़े बॉडी को बना देता है। इसका मतलब है कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन यानी इस जाइगोट के न्यूक्लियस में जो डीएनए का सीक्वेंस होगा वो हमारे बॉडी के हर एक सेल में होगा।
क्योंकि हम कहाँ से बन के आए हैं। जब तक मियोसिस कहीं पर नहीं होता है तब तक समझ लो कि किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। माइटोसिस में क्या बनते हैं, क्लोन, 2 आइडेंटिकल सेल बनते हैं ना भाई, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यानी कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन इस जाइगोट में है वही जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी के हर एक सेल में है। तो जो नंबर ऑफ जीन हमारे बॉडी के लीवर के सेल में है वही जीन हमारे बॉडी के पैनक्रियाज में है, और वही जीन, सेम जीन किडनी में भी होगा, बॉडी के हर एक सेल में होगा। क्योंकि हमारा बॉडी का हर एक सेल कहाँ से बन के आया है, जाइगोट से बन के आया। तो क्या वजह है कि हमारा पैनक्रियाज ही इंसुलिन बनाता है, बाकी दूसरा सेल नहीं बनाता है? क्या वजह है कि नेफ्रॉन यानी किडनी का नेफ्रॉन जो है वही इरिथ्रोपोइटिन बनाता है, बाकी कोई दूसरा नहीं बनाता है? तो इसके लिए ही होता है आपका स्विच ऑफ स्विच ऑन। क्या वजह है कि इसी रूम का फैन ऑन है? क्या वजह है? हम लोग हैं, और हैं तो क्या है, इस फैन की जरूरत है। तो जरूरत है तो क्या किया आपने, स्विच को ऑन किया। और जब जरूरत नहीं होगी, हम लोग निकलेंगे यहाँ से बाहर, तो क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। तो जो जीन जिस ऑर्गन में एक्टिवेट होगा वहीं से उस प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और जहां एक्टिवेट नहीं होगा वहां से सिंथेसिस नहीं होगा। इंसुलिन बनाने वाला जीन हमारे बॉडी के हर एक सेल में है, लेकिन वह एक्टिव होता है यानी स्विच ऑन होता है कहाँ, सिर्फ पैनक्रियाज में। और पैनक्रियाज में ही क्यों स्विच ऑन होगा, क्योंकि उसका सिग्नल जाइगोटिक लेवल पे ही उसको मिला हुआ है। वो सारे सरकमस्टांसेस, वो सारा चीज, अब आप सोचो ना, ब्लड है और ब्लड में सब तरह के हार्मोन हैं, ठीक है? तो पढ़े होंगे, कोई भी एक हार्मोन को ले लो, मान लो GnRH को ले लो। GnRH जाके कहाँ काम करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी पे। कहाँ पे, एंटेरियर पिट्यूटरी पे। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये क्या रिलीज कराएगा, ये रिलीज करवाएगा LH को और FSH को, ठीक है भाई? तो आखिर क्या वजह है कि GnRH जाकर के एंटेरियर पिट्यूटरी पे ही काम करेगा, दूसरे जगह क्यों नहीं? क्योंकि इसका रिसेप्टर एंटेरियर पिट्यूटरी पे ही है, दूसरे जगह नहीं है। एकदम समझो हर चीज ताला और चाबी के जैसा है हमारे बॉडी में। प्रॉपर की अगर लगेगा तो लॉक ओपन होगा, प्रॉपर की नहीं लगा तो लॉक नहीं खुलेगा। समझ गए? तो उसी तरह वो सारे सरकमस्टांसेस जहां पे उसको फेवर करेंगे, वो जीन एक्टिव होगा, तभी वहां पे वो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और अगर प्रॉपर सरकमस्टांसेस इंसुलिन में भी नहीं है और वहां भी नहीं बना, यानी कि कभी कभी इंसुलिन में भी नहीं बना, पैनक्रियाज में भी इंसुलिन नहीं बना, तो उसी को तो क्या कह देते हैं, डायबिटीज मेलिटस 1, ठीक है ना? MI1 और MI2 पढ़ा होगा, डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट और डायबिटीज मेलिटस सेकेंड। MI1 जो होता है वो बाई बर्थ होता है, और MI2 जो होता है वह 40 साल के बाद जनरली होता है, ठीक है? तो 40 साल के बाद जनरली का मतलब वो फिजिकल एक्टिविटी बॉडी का नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, आपने एक्सरसाइज छोड़ दिया, डाइट ज़्यादा ले लिया, मीठा ज़्यादा खा लिया, तो इंसुलिन इनएक्टिव हो रहा है। लेकिन बाई बर्थ अगर किसी 1 साल के बच्चे में डायबिटीज है, इसका मतलब वो डायबिटीज मेलिटस 1 है, यानी उसके इंसुलिन में, ये पैनक्रियाज में ही गड़बड़ी हो गई, यानी जीनेटिक लेवल पे ही प्रॉब्लम आ गया। अब समझ गए? यानी जहाँ स्विच ऑन होना चाहिए था वहाँ भी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ हैं और अचानक से फैन का स्विच ऑन किया है, लेकिन फैन खराब हो गया, तो हवा मिलेगा? जरूरत रहने पर भी काम नहीं कर रहा, या लाइट कट जाए, हवा मिलेगी? नहीं। ये पूरा बॉडी उसी तरह से है। तो पहले ये बात समझ गए कहाँ पे क्या होता है, किस वजह से होता है, तो उसके पीछे पहले रीजन ये है। अब देखिए क्या देखे थे, यह एक सेल है, ठीक है? क्या है? सेल। अब ये सेल है, यस, यही एक सेल है, और सेल के अंदर में क्या होगा,
न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर में चलिए ये एक न्यूक्लियस को देखा और न्यूक्लियस में फाइनली प्रोसेसिंग होकर के क्या बना, हमें क्या मिला, mRNA मिला। ये था DNA, DNA से बन गया था hnRNA और hnRNA में प्रोसेसिंग 1 2 3 यानी कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। तो फाइनली हमें यहाँ से एक मैच्योर mRNA मिला। अब ये मैच्योर mRNA में कैपिंग भी है और टेलिंग भी है और फाइनली ट्रेवल करके ये हमारे साइटोप्लाज्म में आ गया। यह है mRNA, ये mRNA। इस mRNA का सीक्वेंस जो है वह कुछ इस तरह से है, A U G C A C U C A, ये सीक्वेंस है mRNA का। ठीक, अब ये जो साइटोप्लाज्म में आया है तो साइटोप्लाज्म में आके ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। जब ये आता है तब इसके ऊपर में राइबोसोम अटैच होते हैं। तो राइबोसोम में भी पहले राइबोसोम के दो पार्ट है, एक स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट। हमारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम का दोनों पार्ट आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहता है। सेल पढ़ा, स्वेजबर्ग यूनिट आया तो उसके हिसाब से क्या क्या थे हमारे सेल में, कौन सा साइटोप्लाज्म में, कौन सा साइटोप्लाज्म में 70S और 80S दो तरह के होते हैं। तो हमारे साइटोप्लाज्म में कौन सा 80S राइबोसोम। ठीक है, और 80S के दो पार्ट होते हैं, 60S और 40S। तो सबसे पहले यहाँ पर 40S का राइबोसोम आकर के अटैच होगा। कौन अटैच होगा, 40S अटैच होगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी कैसे होगा, 5 to 3'। समझ गए, तो ये इसका 5' और ये इसका 3'। समझ गए, यहाँ पर हम कर देते हैं, इसको यहीं पर कर देते हैं, दिस इज 5' एंड दिस इज 3'। ट्रेवल करके आ गया। 5' पे सबसे पहले प्रोटीन का सिंथेसिस वहां से स्टार्ट होता है जहां पे इनिशिएशन कोडॉन होता है। और इनिशिएशन कोडॉन जनरली जो होता है वह है AUG, जो मैथियोनिन को कोड करता है। किसको, मैथियोनिन को कोड करता है। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आएगा, देन आफ्टर लार्जर सब यूनिट आएगा और तब जाकर के प्रोटीन, एक्चुअली में स्मॉलर सब यूनिट आता है, उसी समय से प्रोटीन सिंथेसिस क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। किससे, स्मॉलर सब यूनिट से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और तब 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड का 2 से 3 अमीनो एसिड का कॉम्बाइनेशन यानी पॉलीमराइजेशन हो जाता है, देन आफ्टर लार्जर सब यूनिट आता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। राइबोसोम के ऊपर में 3 साइट होते हैं। कौन कौन सा, राइबोसोम के ऊपर में 3 साइट हैं, A साइट, P साइट और E साइट। अब ये समझ लो बेटा कि ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम है और राइबोसोम का ये 3 साइट है, A साइट, P साइट और E साइट। अब ये बताओ राइबोसोम 5 से 3 जाता है कि ये धागा 5 से 3 बाहर की ओर बढ़ता है। राइबोसोम आगे बढ़ेगा कि ये धागा आगे पीछे बढ़ेगा, mRNA आगे पीछे होगा। चलो अब आंसर दे दोगे, दिस इज द रोड,
अरे देख इधर, वो सब देख लेना, घर पे देख लेना, व्हाट्सअप करना अगर डाउट होगा तो। इधर देख पहले, ये रोड है और ये व्हीकल है, तो कौन चलता है रोड पे? रोड व्हीकल के हिसाब से चलेगा, ये व्हीकल रोड के हिसाब से चलेगा। समझ में आई बात? तो राइबोसोम चलता है, और प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए एक राइबोसोम नहीं आता है। पॉलीराइबोसोम पड़ा था साइटोप्लाज्म ये सेल में, क्योंकि इतना बड़ा राइबोसोम है, इतने सारे प्रोटीन बनाने हैं, तो एक धागा, ये धागा जो आया है mRNA के ऊपर, इसमें बहुत सारे राइबोसोम आकर के अटैच हो जाएंगे। इसी को कहते हैं पॉलीसोम। सेल के टॉपिक में आया होगा क्या? पॉलीसोम। ठीक है, अब वो एक अलग बात हो गई। अगर ये चलता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, चलना इसको पड़ता है। अब होता क्या है, ये mRNA बना, ये राइबोसोम देख लिया, अब चलिए इसका सीक्वेंस कहीं लिख लो तो AUGCACUCA याद रखना, या कोई भी सीक्वेंस आप बता देना। चलो देखिए यहाँ पर और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से mRNA क्यों नहीं बनता है? दोनों स्ट्रैंड से भी तो बन सकता था, दो अलग अलग mRNA बनता, टेम्पलेट स्ट्रैंड से भी बन सकता था और कोडिंग स्ट्रैंड से भी बन सकता था, लेकिन क्यों नहीं बनता है? सीक्वेंस बताइए बेटा। दिस इज ए 5 एंड और दिस इज दी 3rd एंड। अच्छा यहाँ पर है, आइए, यह है AUG, उसके बाद है GCA, CAC and UCA। 3DS हो गया, ठीक है। अब राइबोसोम जब आएगा तो सबसे पहले उस जगह पे बाइंड करेगा जहां पे इनिशिएशन कोडॉन है। AUG इज द इनिशिएशन कोडॉन। तो राइबोसोम इस तरह से बाइंड करता है कि उसका A साइट इनिशिएशन कोडॉन पे आएगा। तो A साइट नाम क्यों पड़ा? एमिनो एसाइल साइट नाम है उसका। A साइट को क्या कहते हैं? एमिनो एसाइल साइट। तो यहां पर ये राइबोसोम आ गया। AUG जो पहला सीक्वेंस है mRNA का, इनिशिएशन कोडॉन, ये सिग्नल देगा tRNA को। तो tRNA क्या लेकर के आएगा? सबसे पहले tRNA लेकर के आता है मेथियोनिन को। अब यहां पर एक मैं tRNA बना रहा हूं, यहां पर आ गया अब एक tRNA। ठीक है, ये tRNA आया। तो tRNA के पास ये है कोडॉन, तो इसके पास क्या होता है? एंटीकोडॉन। तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? T के जगह पे UAC। तो जब भी tRNA के पास UAC होगा तो वो कैरी करेगा किसको? ये मेथियोनिन को कैरी करेगा। अब आया, इन दोनों के बीच में एक टेम्पररी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहां तक बात समझ गए?
अब ये मेथियोनिन आ गया, ये जो मेथियोनिन आया है तो ये मेथियोनिन का बस सिंपल समझ लो कि इस तरह से होगा। और यह एक मेथियोनिन है। अभी समझ लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर नहीं। तो ये एक अमीनो एसिड हुआ जिसका नाम क्या है, मेथियोनिन है। अब ये फिर और आगे की ओर बढ़ेगा, कौन, राइबोसोम। तो जब थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेगा तो ये जो ए साइट था वो किस पे आ जाएगा, पी साइट पे। अब ए साइट पे कौन आ जाएंगे, सी ए सी आ जाएंगे। अब समझ रहे हैं बात को। तो चलिए सिर्फ मैं इसको मिटा रहा हूं। तो यहां पर जो ये ए साइट था, अब ये आ जाएगा खिसक के किस पे, पी साइट पे। और अब ये हो गया है ए साइट। अब इस ए साइट पे दूसरा टीआरएनए आएगा, तो जो टीआरएनए आएगा उसका एंटीकोडॉन कैसा होगा, GUG। क्या होगा, GUG। तो ये जो टीआरएनए आएगा ठीक है, ये जो टीआरएनए आएगा तो यह भी एक अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। इसका एंटीकोडॉन क्या हो जाएंगे, GUG। इनके बीच में फिर से वही काम होगा, एक टेम्पररी बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब यहाँ पे जो दूसरा आया, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, मैं इसको इधर खिसकाता हूँ, देखो क्या होता है। बस यहीं पे आप सारा चीज़ समझ लेंगे आप। ये दूसरा अमीनो एसिड आ गया। इस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इस अमीनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन क्या कर देंगे, H2O को रिलीज कर देंगे। यहां से एक H2O रिलीज हो जाएगा। H2O को रिलीज कर दिया तो क्या बचेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो COOH है, इसमें से OH निकल गया तो क्या बच गया, CO। और अमाइनो ग्रुप NH2 है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, एक। अब यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। तो P साइट के अमीनो एसिड में और A साइट के अमीनो एसिड में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि इस तरह से। तो यहाँ से अब देखिए ये क्या हो गया, H2O को रिलीज कर देगा तो यहाँ से C जो O था वो डबल बॉन्ड O ऊपर आ गया, और फिर यहाँ से ये इसका H हो गया और इसका H ये ऊपर आ गया। तो ये C डबल बॉन्ड O, N और H यही क्या हो जाएंगे, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो जब P साइट के अमीनो एसिड से और A साइट के टीआरएनए के अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब A साइट के टीआरएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड है वो जुड़ गया P साइट के टीआरएनए के अमीनो एसिड से। तो अब ये टीआरएनए फ्री हो गया। अब टीआरएनए क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है,
ओ सॉरी, ये टीआरएनए नहीं, ये इसके साथ जुड़ गया ना, तो ये टीआरएनए फ्री हो जाएगा। कौन टीआरएनए फ्री हो गया? जो अभी पी साइट पे था। अब राइबोसोम थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा? यूसीए पे आ जाएगा। तो जो अभी टीआरएनए पी साइट पे है, अब वो खिसक के कहाँ जाएगा? ई साइट पे आ जाएगा। जो यूएसी वाला टीआरएनए था अब कहाँ आ जाएगा? ई साइट पे। क्यों? क्योंकि ये फ्री हो गया है, क्योंकि इसके टीआरएनए के एमिनो एसिड में और इसके टीआरएनए के एमिनो एसिड में बॉन्ड हो गया। तो ये जब बॉन्ड हो जाता है तो ये फ्री हो जाता है। तो फ्री होगा तो जब राइबोसोम और आगे की ओर खिसकेगा तो फाइनली क्या हो जाएंगे? यूएसी पे ए साइट अब आएगा। चलिए अब फिर से, तो फाइनली यहां पर देखिए यूएजी, सीएसी और यूसीए है ना। तो थोड़ा सा इसको और बड़ा करके स्पेस दे दूं। यूसीए था, ठीक है। तो अब राइबोसोम खिसक करके इधर से इधर की ओर आएगा, और ये हो गया इसका ए साइट, ये है इसका पी साइट, और ये है इसका ई साइट। तो यहाँ पर जो टीआरएनए, जो पहले पी साइट पे टीआरएनए था, वो कहाँ आ गया? ई साइट पे आ गया। तो यानी इसका जो अब आइए, तो इसका एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा? जी, यू के साथ ए ना, जी ए सी, और सॉरी यू ए सी ना, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू का ए और जी का सी, ठीक। तो अब ये तो फ्री हो चुका है, और यहाँ पर ये वाला देखो, पहले इसके पहले कहाँ था? वो पी पे था, अब कहाँ आ गया? ई पे। फिर यहाँ पर दूसरा टीआरएनए आया, और वो टीआरएनए और इसका एंटीकोडॉन क्या था? जी यू जी। जी यू जी वाला कहाँ गया? अब पी साइट पे। क्या कोई डाउट है? बोलो। यहां पर 3 ही कोडॉन है ना। कितने कोडॉन है? ए यू जी, सी ए सी और यू सी ए। तो जो पहले पी पे था कहाँ आ गया? वो अब ई पे आ गया। तो ये वाला, अरे जो यहां पर जो था ना पहले, वो अब ई साइड पे, ये आगे की ओर, राइबोसोम आगे की ओर बढ़ रहा है ना। हाँ, एंटीकोडॉन किसके उधर? हाँ, वो पी जो इसके पहले जो स्ट्रक्चर मिट गया, ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा था, लेकिन जो इतना याद रखो कि इसके पहले जो पी पे था वो कहाँ आएगा? ई पे। इसके पहले पी पे कौन था? ये था, ए यू जी था।
लेकिन अगर हमने सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड की बॉन्डिंग दिखाई तो तीसरा अमीनो एसिड आएगा ना। कोलॉन कितने हैं यहाँ पर 1 2 3। इसके पहले हमने क्या दिखाया था, हमने क्या दिखाया था, सिर्फ 2 अमीनो एसिड की बॉन्डिंग दिखाई ना। तो तीसरा वाला भी ये खाली है ना, यहाँ पे आएगा ना वो, तो तीसरा आएगा। तो फिर से जो पी साइड पे 2 अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं, एक अमीनो एसिड मैथ्योनिन का और दूसरा जो कोलॉन था क्या CAC का, तो इसका एक और अमीनो एसिड, ठीक है। अब तीसरा जो इसके ऊपर फिर से आएगा ना भाई, तो यहाँ पर जो ये अब इसके ऊपर जो आएंगे ये होगा U का A, C का G और A का U, और ये कोई ना कोई अमीनो एसिड को लेकर के आए। अब फिर से इनके बीच में यानी फिर से क्या होगा, ये अमीनो एसिड के इधर C₂OH होगा और ये जो अमीनो एसिड आएगा इसके पास क्या होगा NH2, तो फिर से ये बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनेगा तब इसका अमीनो एसिड और इसका अमीनो एसिड ये आपस में जुड़ गए। जब ये जुड़ जाएगा तो फिर से ये यहाँ से फ्री होगा। अब ये फिर और आगे बढ़ेगा, तब जाकर के ये फ्री वाला अनचार्ज या अनलोडेड फ्री होकर बाहर निकलेगा। अब निकलेगा ना बाहर, क्योंकि अब ये फिर से आगे की ओर जाएगा। तो जो अभी P पे है अब ये GUG वाला अब कहाँ आ जाएगा, E पे आएगा, और जो A पे है वो कहाँ आएगा, P पे आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे की ओर बढ़ता है, तब जाके फाइनली क्या बन जाता है, प्रोटीन। और उस प्रोटीन का क्या करेगा यूज, सेल अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेगा। अब आप ये बताओ कि जो एमिनो एसिड है, जो एमिनो एसिड सॉरी जो टीआरएनए है, वो एमिनो एसिड को लेकर के आ रहा है, वो एमिनो एसिड आप कहाँ से लाएगा, सेल के अंदर कहाँ से आएगा, टीआरएनए लोडेड टीआरएनए कैसे बन गया हुआ, है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 2 mRNA क्यों नहीं बनते हैं? अगर 2 mRNA एक साथ बनेंगे तो राइबोसोम पे पहले कौन सा mRNA आके बाइंड होगा और उससे कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ना आरएनए, ये सॉरी राइबोसोम। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम, अगर 2 mRNA बन जाएंगे दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से, तो 2 mRNA बनेगा और दोनों में से किसका पहले प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, ये राइबोसोम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। रे प्रोटीन, फिर उसके बाद पहला कॉम्प्लिकेशन आया। दूसरा कि जब अगर डबल स्टैंडर्ड mRNA बनेगा, ये सॉरी 2 mRNA बनेंगे डीएनए के दोनों स्टैंडर्ड से, तो डबल स्टैंडर्ड mRNA बन जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड mRNA का बनेगा तो कभी भी डबल स्टैंडर्ड mRNA का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो फिर पूरा प्रोसेस क्या हो गया, बेकार हो गया। इसीलिए ये पहले से मैकेनिज्म फिट किया हुआ है कि एक ही डीएनए के स्ट्रैंड से mRNA बनेगा और वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड mRNA। समझ गए? अभी टीआरएनए जो इस तरह से बनाते हैं ना, तो टीआरएनए के ऊपर स्ट्रक्चर देखा होगा आप लोगों ने इस तरह से, ठीक है। तो जो इन दोनों को जोड़ते हैं वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड पार्ट है। और यहाँ पर जो इस तरह से बबल्स हैं,
यानी यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसीलिए इसको क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब समझ गए, टीआरएनए को डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पे जहाँ पे ऐसे ऐसे बॉन्ड दिखाया है वो डबल स्टैंडर्ड पार्ट है, और जहाँ पे नहीं है मतलब वो पार्ट सिंगल स्टैंडर्ड, तो इसलिए वो बबल्स लाइक है। पूरा स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर यही होता है, और इसीलिए डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए नहीं बनता है। बोलो अब कौन? हाँ, क्योंकि वो चार्ज नहीं हो पाता, चार्ज टीआरएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसको यहाँ पर आसानी से एमिनो एसिड आके अटैच होते हैं, और ये पूरा सीक्वेंस है इसका। अब और क्या बचा है? हाँ, क्या है? जेनेटिक कोड। पूरा 16 ब्लॉक बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें एक सीक्वेंस होता है UCAG, है ना, वो बस याद है तो आप सारा का आसानी से कर लेंगे। अब नाम इसका याद रखना पड़ेगा। हो गया। अब देखिए ये क्या है? UCAG। इधर क्या हो गया? UCAG, 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 है ना। अब देखिए क्या क्या लेते हैं, फिर इधर क्या करना पड़ेगा? UC, अरे वो इधर उधर करना था ना ये चीज। UCA और ये हो गया G। अरे बोल रहा हूँ G और लिखा रहा है A। अब थक गया हूँ। सुबह से बच्चा संभाल रहा था ना, कितना काम करूं बता। हमारी जिंदगी बैल की होती है। लड़का जो होता है ना वो बैल होता है, सिर्फ पूरी जिंदगी रेस्पॉन्सिबिलिटी ही निकाल के चला जाता है और कुछ नहीं। तुम लोग की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। देखिए
मैं तो भगवान से मना रहा था कि मेरी बेटी हो, नहीं है, एक भी बेटी नहीं है। खैर छोड़िए, चलिए आइए देखिए, तो इधर क्या हो गया और इधर क्या करना है, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए और जी, हो गया ना। अब आइए, तो फटाफट आप क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड है और इधर का क्या हो गया, थर्ड। फटाफट, यानी ये फर्स्ट, यानी इस कॉलम में और इस कॉलम के इस ब्रैकेट में जितना भी अमीनो एसिड का कोड होगा वो किससे स्टार्ट होगा, यू से। तो पहला लेटर यू 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 यू, सेकेंड लेटर क्या है इसमें, यू 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 यू, और थर्ड लेटर क्या है, यू सी ए जी, तो यू सी ए जी। अब उसी तरह इसमें देखिए, तो फर्स्ट लेटर क्या है इसमें, सी, तो सी 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 सी, सेकेंड लेटर यू 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 यू, और फिर यू सी ए जी। अब समझ गए बात को। हमेशा याद रखो, अब कोई भी एक जेनेटिक कोड आपको दिया हुआ है तो कैसे हम फटाफट उसको निकाल सकते हैं। होता क्या है इसमें, इसमें जो होते हैं 4 एमिनो एसिड का कोड होता है, उसको याद रखते हैं SPTA, SPTA, ठीक है। इसमें FL2IMB, इसमें कितने अमीनो एसिड का कोड, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 अमीनो एसिड का कोड। और इसमें इसको याद रख रहे हैं हम लोग, टायरो स्टॉप करो हिस्टी ग्लूटामीन को, एस्परा लाई है एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड को। मैं भी जरा बुक ले लूँ, दो ना एनसीईआरटी, तो नहीं, इसमें खोजना पड़ेगा कोई भी एक एनसीईआरटी तो सही कंडीशन में हो, पकड़ा जा सके, जिसका पोस्टमार्टम ना हुआ हो। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, हाँ SPTA इधर कर दिया ना। ये देखिए इसमें क्या होता है, FL2IMB, और इसमें होता है SPTA। ये कॉलम को याद रखना सबसे आसान होता है। 4 में सिर्फ 4 एमिनो एसिड है, एक एक ब्रैकेट में एक एक, है ना। अब देखो F क्यों लिया है, फिनाइल एलानिन, उसका प्रोनाउंसिएशन किससे आता है, फिनाइल F से आता है, तो इसलिए क्या लिए हैं F, और L 2 ब्रैकेट में है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट एंड दिस इज द सेकेंड ब्रैकेट, तो इसीलिए उसको बोलते हैं FL2IMB। तो FL2 मतलब फिनाइल एलानिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, फिर उसके बाद में है ये A वाले में आइसोल्यूसिन, ठीक है, और लास्ट वाले का चारों क्या है, वैलिन। इसमें है ना, ये लास्ट का चारों का हम कह रहे हैं, अच्छा इसमें लिखा गया, ये पूरा 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या है, वैलिन का। तो FL2L2 जो है इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसमें आइसोल्यूसिन 3 जगह और मैथियोनिन सिर्फ 1 जगह, ठीक तो है। ये रेड वाले के ऊपर इसी में, अच्छा इसमें आ गया, हाँ रेड के ऊपर, यानी ये लास्ट वाला में मैथियोनिन। समझ में आई बात। तो और ये आसान सा याद करने का तरीका, 1-2 बार जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं बिना बुक देखे, एकदम 2 बार लिखोगे आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड में आइए, SPTA, यानी इसमें क्या होगा, S, इसमें P, इसमें T और इसमें A, ठीक है। तो S से क्या हो जाएगा, सेरीन, और P से प्रोलीन,
ठीक है, टी से थ्रियोनिन और ए से एलानिन। अब इसको याद रखते हैं, इसके लिए लिख लीजिए कहीं पर, लिखिए टायरो स्टॉप करो, हाँ टायरो स्टॉप करो। आपको मराठी आती है, मराठी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखने से मतलब है। हमें हिंदी आसान है इसलिए हिंदी में किया है। टायरो स्टॉप करो, हिस्टीग्लूटामीन को एस्परालाई है, टायरो स्टॉप करो, हिस्टीग्लूटामीन को एस्परालाई है एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड को। अब इसमें आइए, CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, स्टेशन है ना। तो CST, इसमें देखिए CST, ये जो दो होंगे वह C, एक जो होगा S और एक जो होगा T, हो गया CST। ठीक है, तो हमने मतलब अपना याद किया है कि CST में मैं आर्जिनिन सेरिन से मिला CST में मैं आर्जिनिन सेरिन से मिला लेकिन ग्लाइसिन नहीं आया। अब हो गया ठीक। अब आपको 2-4 कोई भी, ठीक है, कोई भी अब आप एमिनो एसिड का नाम जानना है आपको, एग्जाम में दे दिया, कोई भी एक नाम बोलिए, जिसको आपको फाइंड आउट करना है किसी भी एक एमिनो एसिड के लिए। CAC बोल दीजिए, ठीक है, कोई भी एक बोल सकते हैं। ये फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट लेटर किधर वाला होता है? फर्स्ट लेटर किधर वाला? ये वाला। अभी खोजिए नहीं, पहले सीख लीजिए तब खोज लेना। इसमें 3 लेटर दिख रहे हैं ना, CAC में कितने लेटर दिख रहे हैं? 3। ये फर्स्ट लेटर किसके लिए है? इधर के लिए है। सेकेंड लेटर किसके लिए है? ये ऊपर वाला है। और फिर थर्ड लेटर इधर वाला है। तो कभी भी पहला लेटर को खोजो, उसका नाम निकालने का सबसे आसान सा तरीका है, पहला लेटर क्या है? C, यानी ऊपर से सेकंड कॉलम। दिमाग में आ गया? पहले ऊपर से सेकंड कॉलम। और इसका क्या याद था आपको? FL2, ठीक है। तो FL2 यानी F और L2, यानी 2 L यहां भी था और बाकी L यहां है। तो पहले दिमाग में आ गया FL2 वाला में से है। अब आइए सेकेंड लेटर क्या है? A है, तो यानी कि C, और उसके बाद इस ब्रैकेट के इस कॉलम में आना है। तो पहले C है और उसके बाद इसमें आना है। तो आप इस वाले ब्रैकेट का ये याद करो कि C, A और थर्ड में लास्ट क्या है? C है। तो अब इससे आसानी से, यानी इसमें आए हैं, तो इसके लिए क्या मैंने बताया था? टायरो स्टॉप करो। यहां पर क्या था? टायरो स्टॉप करो हिस्टी ग्लूटामिक एसिड को। तो ये टायरो है, ये स्टॉप है, ये हिस्टी, और ये क्या था? टायरो स्टॉप करो हिस्टी ग्लूटामिक एसिड को। तो ये किस में आ गया? C, मतलब इसमें मतलब हिस्टीडीन का है। अब निकाल सकते हैं। तो बस 10 सेकंड के अंदर तभी निकाल पाएंगे जब 2 बार प्रैक्टिस करेंगे इसको बिना देख के लिखने का। तो
Fl2IM भी sp(TA) टायरो स्टॉप करो हिस्टिग्लूटामिक एसिड को, एस्प्रा लाई है ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड, हाँ एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड को CH3 में मिला किससे, सेरिन और आर्जिनिन से, ग्लाइसिन नहीं आएगा। हो गया। तो अब आप 2 बार लिखोगे, दिमाग में लगाओगे कि हमेशा देखो कभी भी अमीनो एसिड का निकालना है नाम तो इसको फाइंड आउट करो कि क्या दिया है। मान लीजिए कोई भी चीज दिया है GCA, यानी ये कौन सा है, UCAG यानी सबसे लास्ट, और इस लास्ट वाले में है आप देखना कि सबसे आसान होता है निकालना। क्यों? ये पूरा का पूरा क्या है, एक एमिनो एसिड के लिए है। लास्ट वाले में देखो आप, ये फर्स्ट वैलिन के लिए, सेकंड पूरा का पूरा एलानिन के लिए, और थर्ड में सिर्फ 2 ही हैं। कौन? एस्प्रानिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को, और फिर लास्ट वाला ग्लाइसिन को। सिर्फ सेकंड वाला में 2 एमिनो एसिड का कोड है, बाकी इसमें सिंगल एमिनो एसिड है, इसके सारे के सारे सिंगल एमिनो एसिड के लिए हैं, और इसके सारे के सारे सिंगल एमिनो एसिड के लिए हैं। तो जैसे ही लेटर मिला, फर्स्ट लेटर G यानी सबसे नीचे वाला है, और सेकंड लेटर क्या है भाई, तो C है, यानी कि यहीं से तीसरा लेटर देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों है जरूरत? तीसरा लेटर जैसे ही आपको दिखा कि G है, G का मतलब सबसे नीचे, और सबसे नीचे आपके दिमाग में होना चाहिए कि सबसे नीचे वाला जो है वो सिंगल एमिनो एसिड को ज्यादा कोड करते हैं। ये पूरा का पूरा वैलिन के लिए है, चारों कोड किसके लिए है, वैलिन के लिए है। इसका चारों कोड सिंगल एमिनो एसिड किसके, एलानिन के लिए है। समझ में आई बात? तो जैसे ही आपको C मिला तो C का मतलब G सबसे नीचे और सेकंड कॉलम का सबसे नीचे, यानी किसके लिए, सिंगल एमिनो एसिड। तीसरा लेटर देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नहीं मतलब इसके लिए मैं समझा रहा हूं। तो टाइम सेव करना, आप एग्जामिनर को ये नहीं जांचना है कि आपको आता कितना, वो तो जांचता ही है। उसके साथ साथ अगर एग्जामिनर को ये जांचना रहता कि आपको आता कितना है, तो आपको 180 क्वेश्चन देता 5 घंटे में सॉल्व करने को। एग्जामिनर ये नहीं जांचना चाहता है, जानना चाहता है कि आपको आता कितना है। कम टाइम में आप कितना काम कर सकते हो, वो ये जानना चाहता है। तो इसीलिए 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट्स है ओनली। अब समझ गया? तक टाइम सेव करना है। ओके, यहाँ तक हो गया अब? ठीक है, देखता हूँ मैडम फ्री होंगी तो बायोटेक के लिए बोलता हूँ। ओके, चलिए जाइए, अब मेरा काम हो गया ना।